नमस्कार। लेक्चर सीरीज में पुनः आपका स्वागत है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं मेट्रिक स्पेस की। और इसी कड़ी में आज के वीडियो में हम सूडो मेट्रिक स्पेस के बारे में चर्चा करेंगे। मैं ए के पाठक आपके बीच हूं और हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि सूडो मेट्रिक स्पेस की क्या परिभाषा है। इसकी तुलना हम मेट्रिक स्पेस के साथ करेंगे। सूडो मेट्रिक स्पेस के कुछ उदाहरण भी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि एक सूडो मेट्रिक से किस प्रकार एक मेट्रिक की व्युत्पत्ति, एक मेट्रिक को जनरेट किया जा सकता है। तो आइए देखें कि सूडो मेट्रिक स्पेस क्या होता है। अब आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ मेट्रिक स्पेस की परिभाषा दी हुई है और दाहिनी तरफ सूडो मेट्रिक स्पेस की परिभाषा दी हुई है। अगर आप दोनों ही परिभाषाओं की तुलना करें तो आप पाएंगे कि इनमें कतई अंतर नहीं है, सिवा M2 और M2 डैश के, जिसको हमने पीले रंग की पट्टी के अंदर दर्शाया है। और इस पीले रंग की पट्टी में M2 प्रॉपर्टी मेट्रिक स्पेस की है, जबकि दाहिनी तरफ जो M2 डैश है वह प्रॉपर्टी सूडो मेट्रिक स्पेस की है। M2 में आप देख रहे हैं कि बोथ फेज इंप्लीकेशन है, जबकि M2 डैश में यूनि डायरेक्शनल इंप्लीकेशन है। M2 कहता है कि जब dxy 0 होगा तो x इक्वल टू y होगा, और उल्टा जब x इक्वल टू y होगा तो dxy इक्वल टू 0 होगा। जबकि M2 डैश कहता है कि x इज इक्वल टू y जब होगा तो इसका अर्थ होगा कि dxy का मान 0 होगा। आइए जरा इसको और बारीकी से देखते हैं और समझते हैं कि सूडो मेट्रिक स्पेस और मेट्रिक स्पेस के बीच क्या अंतर संबंध है। अब आपकी स्क्रीन पर मेट्रिक स्पेस का M2 हमने दर्शाया है और सूडो मेट्रिक स्पेस का M2 डैश दर्शाया है। साथ में हमने M2 को दो कंडीशंस में ब्रेक किया है, A और B। A के अंदर हमने x इक्वल टू y इंप्लाइज dxy इक्वल टू 0 रखा है, और B में dxy इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू y रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि M2 डैश और A एक ही है, और इसका अर्थ है कि सूडो मेट्रिक स्पेस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सभी के सभी प्रॉपर्टीज मेट्रिक स्पेस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेट्रिक स्पेस की जो प्रॉपर्टी B है M2 के अंतर्गत, वह सूडो मेट्रिक स्पेस में नहीं है। मतलब एक मेट्रिक स्पेस हमेशा एक सूडो मेट्रिक स्पेस होगा, लेकिन एक सूडो मेट्रिक स्पेस हो यह जरूरी नहीं। अब जो प्रॉपर्टी B हमारे पास नहीं है, उसके कारण हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि dxy का मान 0 हो सकता है तब भी जब x और y आपस में बराबर नहीं हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यदि आपके पास एक सूडो मेट्रिक दिया गया हुआ है और आप चाहते हैं कि ये टेस्ट करें कि ये मेट्रिक स्पेस है या नहीं है, तो आप को क्या करना चाहिए ये यहां बताया गया है। आप अपने जो सेट E है उसमें दो इस प्रकार के एलिमेंट्स तलाशिए जो आपस में बराबर नहीं है, लेकिन जिसका फंक्शनल वैल्यू D के अंतर्गत dxy इक्वल टू 0 है, जहां D एक सूडो मेट्रिक है। और इसलिए अगर ऐसा होता है तो वह सूडो मेट्रिक स्पेस नहीं हो सकता है। ध्यान देने की बात है, हालांकि उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि यह स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब E में एक से ज्यादा एलिमेंट हो। मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट x और y तभी मिलेंगे निश्चित रूप से जब E में एक से ज्यादा एलिमेंट हो। इसलिए सूडो मेट्रिक स्पेस अगर मेट्रिक स्पेस नहीं है तो मतलब ही है कि उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। अब जरा सोचिए कि जिस प्रकार से किसी भी सेट पर एक ट्रिवियल मेट्रिक या डिस्क्रीट मेट्रिक हम लोगों ने बनाया है, उसी प्रकार से क्या एक सेट पर ट्रिवियल सूडो मेट्रिक बनाया जा सकता है? आंसर इसका यस है। आइए देखें कैसे। अब आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ जो ट्रिवियल मेट्रिक दिया हुआ है, ये ट्रिवियल मेट्रिक dxy इज इक्वल टू 0 देता है जब x का मान y के बराबर है, और ये 1 देता है जब x का मान y के बराबर नहीं है। अगर इस ट्रिवियल मेट्रिक के स्वरूप को हम बदलकर इस प्रकार कर दें dxy is equal to 0 for all xy in E, तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं कि हम इस पार्ट को हटा रहे हैं
और इस पार्ट को हटाने का मतलब हुआ कि जब x y के बराबर नहीं है तब भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि dxy का मान 0 होगा, और इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो परिभाषा हम एक्सेप्ट किए हुए हैं यह मेट्रिक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकता, और यह सूडो मेट्रिक की परिभाषा के अंतर्गत तो आता है। तो इसलिए ये dxy इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy इन E एक ट्रिवियल सूडो मेट्रिक बनाता है, लेकिन यह एक मेट्रिक नहीं बना सकता है। आइए अब कुछ आगे दूसरे एग्जाम्पल्स भी देखें। अब आपकी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल है जिसमें d एक फंक्शन लिया गया है r क्रॉस r टू r, और इस d फंक्शन में dxy का मान मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। सारे x y जहां r में हैं, हमें ये बताना है कि Rd एक सूडो मेट्रिक स्पेस है लेकिन एक मेट्रिक स्पेस नहीं है। ये बहुत सिंपल है। Rd को सूडो मेट्रिक स्पेस बताना लगभग वैसा ही है जैसा हम लोग स्टैंडर्ड मैट्रिक D के लिए Rd को मेट्रिक स्पेस बता चुके हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो Rd जो सूडो मेट्रिक है ये हम बहुत ज्यादा इस पे समय नहीं देना चाहते। प्रूफ स्क्रीन पे दिख रहा है और ये आप पढ़ लें और आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हम बताना चाहते हैं कि Rd इज नॉट ए मेट्रिक स्पेस। ये बहुत स्पष्ट है क्योंकि R में मतलब रियल नंबर में आपको नॉन जीरो रियल नंबर ऐसे निश्चित रूप से मिलेंगे जहां वो नंबर खुद और उसका जो ऋणात्मक नंबर है मतलब x और माइनस x दोनों अगर मेट्रिक को मिलेंगे तो उसका वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास हमने दे दिया 3 और -3, तो इस मेट्रिक के अंदर जब आप निकालेंगे तो वह 3 स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 3 स्क्वायर which is 9 minus 9 and this is equal to 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, दो भिन्न एलिमेंट्स 3 और -3 मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी dxy का मान हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, और इसलिए यह एक मेट्रिक स्पेस नहीं हो सकता है। आइए दूसरा उदाहरण लें। यह उदाहरण आपके लिए है और इसमें हमने दिया है कि d जो एक फंक्शन है वह r स्क्वायर क्रॉस r स्क्वायर टू r है, और r स्क्वायर में होने के कारण जो इसका x एलिमेंट अगर आप कोई लेंगे तो x एलिमेंट का टाइप होगा x1 x2, और अगर y एलिमेंट कोई लेंगे तो उसका टाइप होगा y1 y2, जहां x1 y1 x कोऑर्डिनेट हैं और x2 y2 y कोऑर्डिनेट्स हैं। तब हम dxy का मान लिख रहे हैं मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1, मतलब केवल x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। आपको बताना है कि यह एक सूडो मेट्रिक स्पेस बनाता है लेकिन मेट्रिक स्पेस नहीं बनाता है। बहुत आसान सा एग्जांपल है, आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इस पे कोई भी समय नहीं देना चाह रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा एक कठिन एग्जांपल लेते हैं, और इस जो कठिन एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं उसमें हमें रीमान इंटीग्रेशन की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि आप रीमान इंटीग्रेशन जरूर जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे। आइए देखें कि वो हार्डर एग्जांपल क्या है। यहां पे हमने एक R01 लिया है और ये R01 रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का सेट है। कहां? 01 टू R, मतलब 01 पे जो डिफाइंड है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, उनका हमने सेट लिया है R01। एक फंक्शन d हम डिफाइन कर रहे हैं जहां dfg f और g फंक्शंस हैं R01 में, तो dfg का मान हमने लिया है इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1 मॉडुलस ऑफ f माइनस gx dx विच इज इक्वल टू दिस मच। और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो R01d है ये एक सूडो मेट्रिक स्पेस है लेकिन एक मेट्रिक स्पेस नहीं। इस पॉइंट पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा याद आए कि अरे मेट्रिक स्पेस में तो यही d जो था वह एक मेट्रिक बना देता था, लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं है। तो ये समझने के लिए हम आपको याद दिला दें कि उस एग्जाम्पल में क्या था। उस एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पर मेट्रिक का डिफिनीशन तो वही है जो आप अपने इस सूडो मेट्रिक वाले में ले रहे हैं। यहाँ पर जो सेट है वो कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस का है, जबकि यहाँ पर जो सेट हम कंसीडर कर रहे हैं वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का है।
और इसलिए ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि अगर सेट भी बदल जाए, अगर फंक्शन वही रहे, तो भी स्पेस का नेचर बदल सकता है। आइए आगे बढ़ें और देखें कि किस प्रकार से ये एक सूडो मेट्रिक स्पेस है लेकिन मेट्रिक स्पेस नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको दिखाने के लिए तीन फंक्शंस एफ जी एच हम लेते हैं R01 में। M1 प्रॉपर्टी काफी आसानी से हम बता सकते हैं कि M1 प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है, जो DFG इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें चाहिए। वो आसान सी बात है, क्योंकि ये जो मॉडुलस के अंदर आप देख रहे हैं ये हमेशा नॉन नेगेटिव है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, और ये इंटीग्रैंड नॉन नेगेटिव है, और चूंकि हम 0 to 1 पे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसलिए DFG का मान भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और M1 सेटिस्फाई होता है। अब M2 डैश में मान लीजिए कि F बराबर G हमने ले लिया, और F बराबर G लेने से जो मॉडुलस ऑफ fx माइनस gx होगा वह हमेशा 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन बराबर है तो इसका मतलब यही होता है कि वह डोमेन के प्रत्येक बिंदु पर बराबर मान देता है, और इसलिए मॉडुलस ऑफ fx माइनस gx 0 हो गया। जैसे ही मॉडुलस ऑफ fx माइनस gx 0 हुआ और ऑल x इन द डोमेन 0-1 इंटरवल, तो इसका अर्थ हो गया जो इंटीग्रल ऑफ मॉडुलस ऑफ fx माइनस gx dx है वो भी 0 हो गया, और इससे पता चल जाता है कि DFG हमारा हो गया 0, और DFG 0 हो गया तो आपका यहाँ क्या मिला कि F इक्वल टू G implies DFG is equal to 0 which is M2 dash, और इसलिए M2 dash प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड है। M3 प्रॉपर्टी बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, जिसपे हम बताते हैं कि DFG बराबर हो जाएगा DGF के, और ये ऑब्वियसली होगा क्योंकि मॉडुलस साइन के अंतर्गत मॉडुलस ऑफ fx माइनस gx को हम मॉडुलस ऑफ gx माइनस fx भी लिख सकते हैं, और इसलिए DFG बराबर DGF होगा फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ D। अब आइए देखें कि M4 की स्थिति क्या बनती है। M4 आपके सामने है। M4 में हमें मॉडुलस ऑफ fx माइनस hx जो लेना है, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ fx माइनस gx प्लस gx माइनस hx, और इसको लिखने के बाद हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हुए, और इस प्रकार मॉडुलस ऑफ fx माइनस hx यह लेस देन इक्वल टू हो गया इस सम के। अब इंटीग्रेशन थ्योरी के हिसाब से इस इनइक्वलिटी के दोनों तरफ हम इंटीग्रल साइन लगा दें तो इनइक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हमने इंटीग्रल लगा दिया और इस तरह हमें ये इनइक्वलिटी मिल गई। लेकिन निश्चित रूप से यह इनइक्वलिटी डेफिनेशन ऑफ डी के मुताबिक DFH लेस देन इक्वल टू DFG प्लस DGH देती है, और इससे पता चल गया कि M4 भी सेटिस्फाइड है। मतलब D जो हमने फंक्शन लिया है R01 के ऊपर, वह M1 सेटिस्फाई करता है, M2 डैश सेटिस्फाई करता है, M3 सेटिस्फाई करता है, M4 सेटिस्फाई करता है, और इसलिए यह एक सूडो मेट्रिक स्पेस हुआ। अब हमें देखना है कि यह एक मेट्रिक स्पेस नहीं है। आइए देखें, लेकिन इसके पहले आपको याद दिलाएं, शुरू में हमने बताया था कि एक सूडो मेट्रिक स्पेस यदि मेट्रिक स्पेस नहीं है तो इसका अर्थ है कि आपको दो भिन्न एलिमेंट्स मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिलेंगे, जिनके लिए D का मान जो होगा वो 0 होगा। आइए, क्या हम R में ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढ सकते हैं? देखिए, अब आपके स्क्रीन पे हमने दो फंक्शंस लिए हुए हैं f और g। अब ये f और g इस प्रकार हैं कि x बराबर 0 पर f का मान 2 है जबकि g का मान 1 है, लेकिन जो डोमेन हमारा इंटरवल क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0-1 है, उसके रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स पर fx और gx का मान जो है वो 0 है, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो f और g का मान x बराबर 0 पर अलग अलग है, लेकिन बाकी जगह 1 है, लेकिन एक भी बिंदु पर अगर मान अलग है तो फंक्शन बराबर नहीं होंगे, और इसलिए f इज नॉट इक्वल टू g। अब जरा हम सोचें कि f माइनस g क्या है, तो f माइनस gx जब आप देखेंगे तो यह fx माइनस gx होगा, लेकिन फॉर x इक्वल टू 0 ये आप देख चुके हैं कि fx का मान 2 है और gx का मान 1 है, इसलिए x बराबर 0 पर fx माइनस gx का मान क्या होगा,
2 घटाओ 1 मतलब 1 होगा, और रेस्ट ऑफ द पॉइंट पर दोनों फंक्शन का मान 0 है और इसलिए f माइनस जी ऑफ x का मान भी 0 होगा इन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो ये बन गया f माइनस जी। अब आप कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा और आप समझ चुके होंगे कि f माइनस जी जो है वो एक ही पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है और वह पॉइंट है x इक्वल टू 0। रीमान थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में यह कहा गया है कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं बट अभी फाइनाइट की हमें जरूरत है, तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो उस केस में वह निश्चित रूप से रीमान इंटीग्रेबल होगा। अब यहां पर f माइनस जी जो है वो बाउंडेड है क्योंकि इसके दो ही मान है 0 और 1, और साथ में इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक ही है, दैट इज x इक्वल टू 0, इसलिए f माइनस जी जो होगा वो रीमान इंटीग्रेबल हो गया, f माइनस जी बिलोंग्स टू R0। अब जरा DFG की स्थिति देखिए, DFG बराबर है दिस, ये हमारे डिफिनीशन से, लेकिन चूंकि fx माइनस gx नॉन नेगेटिव है इसलिए इसको हम 0 to 1 और ब्रैकेट में fx माइनस gx dx लिख सकते हैं मॉडुलस साइन हटाते हुए, और इसको हम लिख सकते हैं f माइनस gx dx, और इसको लिखने में हमें अब कोई भी शक नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं कि f माइनस जी जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। अगर ये रीमान इंटीग्रेबल है तो f माइनस जी का हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें कोई शक नहीं है, और इंटीग्रल ऑफ f माइनस जी एक्स डी एक्स का मान क्या है 0 है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि DFG का मान 0 होता है, f नॉट इक्वल टू g है बट DFG इज इक्वल टू 0। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए भी हमें d का मान 0 मिल रहा है, और यह निश्चित हो गया कि जो R01 है वह मेट्रिक स्पेस नहीं है, क्योंकि D एक मेट्रिक नहीं है, D एक सूडो मेट्रिक ही है। अब आइए हम इस वीडियो के अंतिम चरण में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि एक सूडो मेट्रिक से किस प्रकार एक मेट्रिक को बनाया जाए। अब आपकी स्क्रीन पे एक ED सूडो मेट्रिक स्पेस है और एक रिलेशन हम R डिफाइन कर रहे हैं जहां XR Y का अर्थ है कि DXY इज इक्वल टू 0। जहां भी हम XR Y लिखेंगे उसका मतलब होगा DXY इज इक्वल टू 0। अब जब हमने ऐसा लिखा तो हम आगे काम करेंगे, लेकिन आपको याद दिलाएं कि अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ा है अभी तक, तो कृपया हमारे उस वीडियो को देखिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बना हुआ है। अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास जानते हैं तो आपको इस प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम चीज दिखाना चाहते हैं वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से जो इक्विवेलेंस क्लास बनेंगे उनकी जो फैमिली बनेगी वह एक मेट्रिक स्पेस का निर्माण करेगी। वो हमारे एक्शंस कैसे होंगे, किस प्रकार इस काम को करेंगे, वो हमने यहाँ बताया है कि सबसे पहले हम दिखाएंगे कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके बाद हम दिखाएंगे कि जो फैमिली ऑफ इक्विवेलेंस क्लास है उस पर हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन बनाएंगे, दिखाएंगे कि वो फंक्शन वेल डिफाइंड है, और अंत में दिखाएंगे कि वो फंक्शन एक मेट्रिक है। तो इस तरह से ये 4 काम हम करेंगे। आइए एक एक करके इसको शुरू करते हैं। पहली चीज है जो हम देखते हैं वो है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पर हमें देखना है कि R रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। ये काफी आसान है, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आप अगर इक्विवेलेंस रिलेशन जानते हैं तो बड़े आराम से समझ सकते हैं कि R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रूफ आपके सामने ये दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस R की सहायता से हम इक्विवेलेंस क्लासेस बनाएंगे जिसको हम इक्विवेलेंस क्लास X कहते हैं। ये इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, सेट होता है ऐसे एलिमेंट्स Y जो E में हैं और जो X से रिलेशन R के तहत संबंधित हैं, और इस प्रकार जो इक्विवेलेंस क्लास बने उनका हमने एक परिवार बना दिया, उनकी फैमिली बना दी, और उस फैमिली का नाम हमने कर दिया E डैश। अब एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं रो, कहां से कहां तक, E डैश क्रॉस E डैश टू R, R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि रो ऑफ XY, जो XY हम बोल रहे हैं वो इक्विवेलेंस क्लास है, इसका मान जो है वो DXY के बराबर होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है, रो एक्स वाई हमने डिफाइन किया डी एक्स वाई के बराबर। हम बताएंगे कि ये रो जो है वो एक मेट्रिक है ई डैश के ऊपर, और इस तरह ई डैश एक मेट्रिक स्पेस बनेगा। लेकिन पहले हम बताएं कि वो मेट्रिक है, उसके पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो फंक्शन हमने बनाया वो वेल डिफाइंड है। आइए देखें कि फंक्शन वेल डिफाइंड कैसे। आप जानते हैं कि एक फंक्शन में एक एलिमेंट का एक ही इमेज होता है, और इसलिए अगर कोई फंक्शन वेल डिफाइंड है तो उसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि x इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और तब इस फंक्शन f को हम कहते हैं कि ये वेल डिफाइंड है। इसीलिए यहाँ पर हमने इक्विवेलेंस क्लास a एक लिया जो इक्विवेलेंस क्लास x के बराबर है, एक इक्विवेलेंस क्लास b लिया जो इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। इस ऐसा लेने से जो a और b इक्विवेलेंस क्लास का पेयर होगा वो इक्विवेलेंस क्लास x और y के पेयर के समान होगा, और तब हम दिखाएंगे कि रो का मान जो ab पेयर पर है वही मान रो का xy पेयर पे है, और इस तरह रो हमारा वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब a बराबर x लेने से और b बराबर y लेने से यह इक्विवेलेंस रिलेशन से स्पष्ट हो जाएगा कि a x से रिलेटेड है और b y से रिलेटेड है, और यदि a x से रिलेटेड है b y से रिलेटेड है तो इसका अर्थ हो गया कि d a x बराबर 0 हो गया और d b y भी 0 हो गया रिलेशन के डिफिनीशन से। और इसलिए जब हम dxy जब देखेंगे तो dxy पर ट्रायंगल इनफिनिटी लगाएं तो यह हो जाएगा dxa प्लस day, लेकिन dax 0 है जो सिमेट्री से बताएगा कि dxa भी 0 है, तो dxa जैसे ही 0 हुआ वैसे ही इस पूरे चीज का मान day के बराबर हो गया। फिर हम ट्रायंगल इनफिनिटी लगाएंगे और day को हम लिख देंगे dab प्लस dby, पुनः dby जो है वो 0 के बराबर है, और इसके 0 होने से इस पूरे चीज का मान हो गया dab। अगर आप पूरी तरह बाएं देखें और फिर एक बार पूरी तरह दाहिने देखें तो आपको इनइक्वालिटी मिल जाती है dxy इज लेस देन इक्वल टू dab। अब अगर ab और xy के रोल को इंटरचेंज कर दें तो इसी प्रकार आप मिल जाएगा dab इज लेस देन इक्वल टू dxy। इन दोनों को जब मिला देंगे तो मिलेगा dab इज इक्वल टू dxy, लेकिन आप जानते हैं कि dab बराबर होता है रो ab के और dxy बराबर होगा रो xy के, इसलिए मिल गया रो ab इज इक्वल टू 2xy, और इससे पता चल गया कि ये जो हमारा रो है वो वेल डिफाइंड है। अब आइए लास्ट पोर्शन हम देखते हैं कि जो रो हमारा है वो एक मैट्रिक है। यहाँ पर हमने रो एक्स वाई का फिर से डिफिनीशन आपको याद दिलाया है, वो इसलिए दिलाया है कि इस डिफिनीशन से हमें पता चलता है कि अगर डी m1 m3 और m4 सेटिस्फाई करता है तो निश्चित रूप से रो भी m1 m3 और m4 सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमें केवल m2 वेरीफाई करना है। अब जब m2 में आप रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0 लेता है, जब हम एक्स वाई बोल रहे हैं तो इक्विवेलेंस क्लास हम बोल रहे हैं, सो रो एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसका अर्थ है कि डी एक्स वाई का मान 0 है, और डी एक्स वाई का मान 0 है तो एक्स आर वाई है, और एक्स आर वाई का मतलब हुआ कि इक्विवेलेंस क्लास बराबर है इक्विवेलेंस क्लास वाई के। और इस तरह से हम देख सकते हैं उल्टा भी कि जब इक्विवेलेंस क्लास एक्स बराबर इक्विवेलेंस क्लास वाई होगा तो एक्स आर वाई होगा, जब एक्स आर वाई होगा तो डी एक्स वाई बराबर 0 होगा, और तब रो एक्स वाई का मान हो जाएगा 0। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि रो जो है वो m2 को भी सेटिस्फाई करता है, तो रो m1 को भी सेटिस्फाई करता है, m2 भी सेटिस्फाई करता है, m3 भी सेटिस्फाई करता है, m4 भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए रो एक मैट्रिक है। तो हमने देखा कि हमारे पास ED एक सूडो मैट्रिक स्पेस था जिस पर हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन R डिफाइन किया। उस इक्विवेलेंस रिलेशन की मदद से जो इक्विवेलेंस क्लास बने E के ऊपर उनका हमने फैमिली लिया, उस फैमिली को E डैश कहा, और फिर हमने एक फंक्शन रो डिफाइन किया जो हमारे सूडो मैट्रिक D के अनुरूप डिफाइंड था, और तब हमने देखा कि जो हमारे इक्विवेलेंस क्लास की फैमिली E डैश है और जो फंक्शन हमारा रो है वो दोनों मिलकर एक मैट्रिक स्पेस का निर्माण करते हैं। तो ये सारी बातें थी सूडो मैट्रिक स्पेस के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप इसे अपने लिए उपयोगी पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।